जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लॉर्ड बुद्धा चैनल से एक प्रशासकीय अधिकारी, इनकम टैक्स कमिश्नर आदरणीय अरविंद सोनटके साहब, उनकी मुलाकात लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। और वो एक प्रशासकीय अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी होने के नाते उनका अम्बेडकर मिशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो पूरे भारतवर्ष में 22 प्रतिज्ञा अभियान के संस्थापक करके लोग उनको पहचानते हैं। तो मैं आदरणीय अरविंद सोनटके साहब उनको पूछना चाहता हूँ, ये 22 प्रतिज्ञा अभियान, ये आपका क्या ध्येय उद्देश्य है, इसके बारे में हमारे लॉर्ड बुद्धा चैनल के दर्शकों को उसके बारे में बता दीजिए। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय 22 प्रतिज्ञा अभियान, जय विज्ञान, जय निरीश्वरवाद, जय संविधान। आदरणीय आनंद मस्के सर ने मुझे बड़ा सटीक और सीधा प्रश्न किया है कि मुझे 22 प्रतिज्ञा अभियान के प्रचारक के रूप में लोग पहचानते हैं, तो कारण क्या है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं इनकम टैक्स का अधिकारी हूँ, उससे ज़्यादा मैं 22 प्रतिज्ञा अभियान का प्रचारक हूँ, इतना मुझे लोग पहचानते हैं। तो आपको भी खुशी होगी। और वैसे मुझे लगता है कि बुद्ध और बाबा साहब की जो नौकरी करता है और एक कोई सरकारी नौकरी करता है, तो उससे सबसे महत्व का है तो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की जो नौकरी कर रहा है और उनकी क्रांति में योगदान दे रहा है, वही सबसे महत्व का है। तो आपके बात से मैं सहमत हूँ। और 22 प्रतिज्ञा अभियान, बाबा साहब का अभियान, सारा भारत बौद्ध में करने का अभियान, विज्ञान व सत्य का दर्शन देने का अभियान। और ये अभियान की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 दीक्षा भूमि नागपुर से शुरुआत की है। और उस दिन करीबन 6 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपने हस्ताक्षर में लिखे हुए 22 प्रतिज्ञा 6 लाख लोगों से बोल कर ली और उनको बोलने पर मजबूर किया। और यह 22 प्रतिज्ञा अभियान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया और उसको गति देने का काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और पूरे देश में जो 22 प्रतिज्ञा अभियान को गति देने का काम कर रहा है, वह बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट का काम कर रहा है। उसमें आपने पूछा कि इसमें उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है उद्देश्य तो सरल है, सीधे है। पहला उद्देश्य यह जाति व्यवस्था का विध्वंस करना है, जाति को खत्म करना है। और जाति को खत्म करते वक्त अगर जाति रोग वाला धर्म खत्म हो जाए चल जाएगा, लेकिन जाति को खत्म करना है, ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि विज्ञान और सत्य को समझना है। दूसरा उद्देश्य है 22 प्रतिज्ञा अभियान का उद्देश्य है कि विज्ञान और सत्य को समझना है, क्योंकि इस देश में विज्ञान और सत्य का आग्रह अभी कम होते जा रहा है। झूठ और प्रचार का ही लोग सहारा लेते हैं। तीसरा उद्देश्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे हर धर्म में किसी को धर्म की दीक्षा देने की होंगी, तो किसी पुजारी और उनके धर्म के पुजारी की आवश्यकता गिरती है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक क्रांति की, बहुत बड़ी क्रांति की। और क्रांति कौन सी? कि हर बौद्ध व्यक्ति दूसरों को दीक्षा दे सकता है, ऐसा मैं अधिकार देता हूँ। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध है उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का अधिकार दिया है। जो बौद्ध नहीं उसको अधिकार नहीं है, लेकिन जो बौद्ध है वो दूसरों को अधिकार दे सकता है। ये तीसरा उद्देश्य होगा। चौथा उद्देश्य है सभी व्यसन, यानी दारू हो, गुटखा हो, बीड़ी हो, इससे मुक्त होना। पांचवा जो उद्देश्य है कि सारा भारत बौद्ध में करूँगा, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। सारा भारत बौद्ध में करूँगा। और छठा उद्देश्य है कि जितने धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथ, वो सभी धर्म ग्रंथों की चिकित्सा होंगे, सभी धर्म शास्त्रों की चिकित्सा होंगे, सभी धर्म संस्कृति की एक परीक्षा होंगी, एक प्रश्न निर्माण किए जाएंगे। इस प्रकार के उद्देश्य 22 प्रतिज्ञा अभियान में है। और ये उद्देश्य को लेकर पूरे भारत में जो 22 प्रतिज्ञा अभियान का काम कर रहा है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 22 प्रतिज्ञा अभियान। आपने देखा होगा अरविंद सोनटके साहब, उनके लाखों कार्यकर्ता
इस मोमेंट में अभियान में कार्य कर रहे हैं। 6 दिसंबर को लाखों लोग जब इस चैत्य भूमि आते हैं तो उनको हाथ में या गले में काला दोरा गंडा कुछ हो उसको तोड़ के अंधश्रद्धा से बाहर निकालते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा उपक्रम, उसका मैं आई विटनेस हूँ कि वो पहली बार बम्बई के वडाला के जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज है, वो कॉलेज के उधर उन्होंने एक भाग्य नसीब आत्मा दैववाद उनका प्रेत निकाल के उसकी अंत यात्रा, और वो अंत यात्रा में उसको धन दिया था, वो सब लेडीज लोग ने धन दिया था। तो वो उपक्रम में जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। आदरणीय मस्के सर, आपने बड़ा महत्वपूर्ण और एकदम ज्वलंत प्रश्न किया है। मैं जब नांदेड़ में था, जब 22 प्रतिज्ञा अभियान की शुरुआत की, तो मैंने वहाँ का चांदी से घाला, यानी चांदी का पहनो, सोने का पहनो, लेकिन किसी ईश्वर परमेश्वर के पूजा पाठ का कोई काले रंग का पीले रंग का धागा मत पहनो, शुद्ध बनो बुद्ध बनो। अब ये शुद्ध बनो और बुद्ध बनो की मुहिम जो है वह नांदेड़ जिला महाराष्ट्र से शुरुआत होगी, और मेरे साथ लोग जुड़ने लग गए। उसको मराठी में कहेंगे, चांदी से घाला सोने से घाला नवसाचे गंडे दोरे घालू नका, शुद्ध वा बुद्ध वा, यानी शुद्ध बनो और बौद्ध बनो। ये जो प्रक्रिया और ये जो एक उद्देश्य लेकर नांदेड़ से शुरुआत की, और हम नागपुर के दीक्षा भूमि गए, और उसके बाद आपने अभी याद दिलाया कि हम लोग शिवाजी पार्क पर भी आना शुरू कर दिए। और 2008 के बाद जब शिवाजी पार्क पर हम लोगों ने जो कैंचियाँ होती है ना, कैंची आप समझते हैं, जो काटने का काम करे, कपड़ा भी काटती है और कुछ भी काट सकती है, ऐसे कैंचियाँ हाथों में लेकर नौजवान साथी लड़का लड़की यह पूरे मैदान में घूमकर, जिसके हाथों में अंधविश्वास का, भगवान का, ईश्वर का, पूजा पाठ का, प्रार्थना का कोई भी धागा होगा और कोई भी धागा होगा, उसको काटने का काम और उसको लोगों को समझाने का कि भाई ये धागा बांधने से तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी, धागा बांधने से नौकरी मिलेगी, धागा बांधने से आपका रोग दूर होगा, ये धागा बांधने से आपको बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये धागा बांधने से कोई फ़ायदा होगा। अरे बाबा साहब ने कहा कि ऐसे धागे मत बांधो, तुम खुद ही मजबूत बनो, और बुद्ध ने कहा कि अत्यधिक भव बनो। और ये सोच लेकर जब हमने वहाँ शिवाजी पार्क पर काम शुरू कर दिया तो 2011 की बात है, और 2011 में करीबन 2 लाख लोगों के ये काले पीले हरे गंडे दोरे और धागे काटने का काम किए, और ये बहुत जमा हो गया। आप भी हमारे साथी हैं, और आप साथी, और एक संदीप महाडिक करके भी एक लड़का था उस वक्त, वह भी आपको याद होगा। उसने कहा कि सर इसका करने का क्या? मैंने बोला इसका तो अभी लाश यात्रा निकालेंगे। बोले लाश यात्रा? बोला हाँ, भाग्य नसीब और किस्मत और आत्मा की लाश यात्रा। अब जैसे मैंने सुना, जैसे लोगों ने सुना, तो लोग तो डर गए। लोग डर गए कि ये भाग्य नसीब किस्मत आत्मा की लाश यात्रा। बोले कब करने का? मतलब 25 दिसंबर को। हमने 5 और 6 दिसंबर को शिवाजी पार्क पर लाखों लोगों के हाथ में, पैरों में, गले में पड़े हुए काले पीले गंदे भयानक ऐसे धागों को काटकर जो जमा हो गए थे, उसकी हमने डेड बॉडी बनाई। और डेड बॉडी बनाने के बाद उस डेड बॉडी को हमने एक लाश का रूप दिया, और 2011 को 25 दिसंबर को, और वहाँ वडाला के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ के कार्यक्रम, वहाँ मैदान में हमने ये कार्यक्रम लिया, और उसमें हनुमंत उपरे सर आए, डॉक्टर अर्चना गणवीर आई, और ये सब साथी लोग आए। और तब हमने ये कहा कि अगर अभी इस अंधविश्वास को, इस अज्ञान को कोई अगर दाह संस्कार करेगा, अग्नि संस्कार करेगा, वो हमारी बहनें करेंगी। और आपने ठीक बताया कि उसको अग्नि देने का काम हमारी बहनों ने किए। जो लाश थी, लाश किसकी? भाग्य नसीब किस्मत और आत्मा की जो लाश थी, उसको अग्नि देने का काम, दाह करने का काम, जलाने का काम हमारी बहनों ने किया। और इस देश में बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत 25 दिसंबर 2011 को वडाला से शुरुआत होगी, और आप उसमें हमारे साथी हैं। भारत को जब ये आज़ादी मिली 1947 में, तभी भारत की लोक संख्या 33 लाख थी, और भारत में देवलोक की भी संख्या 33 लाख थी।
अगर करोड़ा। हर एक भगवान ने या देव ने एक एक आदमी को अगर वो अडॉप्ट करते थे या दत्तक लेते थे और उसका विकास करते थे तो भारत में गरीबी नहीं होती थी। लेकिन लोग यही सोचते कि इंसान को ईश्वर ने निर्माण किया, लेकिन आपका जो उपक्रम है डार्विन का सिद्धांत, ये डार्विन का सिद्धांत का जो पोस्टर आपने जो बनाया है ये, और वो डार्विन को विचारधारा को आप आगे लेके जा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को डार्विन के बारे में जरा बता दीजिए। आनंद मस्के सर, आपने यह बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है लेकिन बहुत अनिवार्य भी है। 22 प्रतिज्ञा अभियान, बाबा साहब का अभियान, विज्ञान और सत्य का दर्शन देने का अभियान, और इस अभियान ने डॉक्टर चार्ल्स डार्विन के जो उत्क्रांति नियम है उसका हम प्रचार क्यों करते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और मुझे कहने में बहुत आवश्यक लगता है, बहुत ही ज़रूरी है कि भारत के हर नागरिक ने डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की विचारधारा और उसका जो सिद्धांत है, और वह सिद्धांत है उत्क्रांति। उत्क्रांति का अर्थ क्या है कि धीरे धीरे निर्मित होते जाना, विकास होते जाना। अब विकास का मतलब है कि अगर जैसे आपने कहा कि लोग तो मानते हैं कि भगवान ने सबको निर्माण करा, भगवान निर्माण करेगा एक दिन में। आप देख लीजिए बाइबल को, जेनेसिस का पहला ही चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट में, और उसमें पहले इसमें कहा कि ईश्वर ने पहले दिन स्वर्ग बनाया और फिर दिन और रात बनाए, और फिर तीसरे दिन ये बनाया, चौथे दिन ये बनाया, फिर एडम बनाया, ईव बनाया, और फिर 6 दिन सबको पूरी सृष्टि और विश्व बना दिया, और 7वें दिन रेस्ट किया। ही रेस्ट ऑन संडे, 7th डे। अब बाइबल में भी ये कहा गया, कुरान में भी ये कहा गया, और हमारे जो जाति रोग वाला जो धर्म है उसके भी धर्म ग्रंथों में कहा गया। अब देखिए धर्म ग्रंथ तो बता ही नहीं रहे क्या सच्चाई है कि मानव की शुरुआत कैसे हो गई। और डॉक्टर तथागत बुद्ध, ये मानव इतिहास के पहले वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि कोई चमत्कार नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं जिससे मानव या प्राणी या जीव इसकी निर्मित हो गई। कोई निर्मित उत्क्रांति हुई है, समय के साथ चलते बदलते विकास होते होते जो प्रक्रिया होती है उसमें जो टिक जाए वो टिक जाए, या ख़त्म हो जाए वो ख़त्म हो जाए। अब इस प्रक्रिया में डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन को समझने के बाद हमें ये समझने को मिलेगा कि भाई जैसे डॉक्टर चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखी है 1859 में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और वह जो बीगल करके जो वर्ल्ड टूर पर एक जहाज निकला था उसमें वह 1829 से लेके 1835 तक उसमें बैठे थे। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में हो गया और उनकी मृत्यु हो गई 1882 में। अब इन्होंने विश्व का एक सबसे ज़बरदस्त ग्रंथ, अब वो बीगल जहाज पर जाकर वह पूरा विश्व घूम कर आए, फिर गैलापैगोस करके एक आइलैंड था उस पर उतरे। उन्होंने देखा कि कछुए जो होते हैं ना विभिन्न प्रकार के देखे, उन्होंने जो पक्षी होता है उड़ने वाला पक्षी, उसकी चोंच देखी, किसी की चोंच छोटी है किसी की बड़ी है। अब यह देखा, उनको मन में विचार आया, और वह तो वैज्ञानिक थे और वो सोचते थे कि सोचना, हर धर्म कहता है कि सोचो मत, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है। और डॉक्टर चार्ल्स डार्विन तो सोचो सोचो और सोचो, विचार करो और सोचो। इस पर डॉक्टर चार्ल्स डार्विन के मन में विचार आया कि हर पक्षी की चोंच क्यों अलग है भाई। तो अब जो पक्षी की चोंच अगर मजबूत अगर है, ऐसी मोटी है, तो इसका मतलब कोई एक मजबूत इसको फोड़ कर वो फल खाता है। अगर किसी की चोंच बहुत लंबी है तो वह जो पक्षी है वह कहीं खाना खाते वक्त, फल खाते वक्त वो कहीं अंदर ऐसी चोट डालता है और फिर उसमें से खाता है, निकाल कर खाता है। कछुआ जो है, कछुआ जो छोटा सा भी कछुआ है, और एक कछुआ जो है इतना बड़ा कि जिस पर आदमी बैठ सकता है, और वो कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अब ये कछुए कैसे विभिन्न क्यों बने, सैलेमेंडर विभिन्न क्यों बने, पक्षी विभिन्न क्यों बने, और इनमें एक ही प्रजाति दिख रही है, यानी पक्षी है तो चोंच है और उसको पंख है, लेकिन अलग अलग क्यों दिखते। इस पर उन्होंने जीवाश्म जमा करना शुरू कर। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है कि जो मरा हुआ जो प्राणी है, पक्षी है, वह किसी पत्थर में जाकर उसकी कोई एक
एक अश्म बन जाता है, जीवाश्म बन जाता है, फॉसिल बन जाता है, वह जमा करना या मरे हुए जो पक्षी है उसका हड्डियाँ जमा करना, यह काम करके उन्होंने उसको इंग्लैंड में भेजा, क्योंकि डॉक्टर चार्ल्स डार्विन तो इंग्लैंड के थे। और जब उन्होंने यह काम कई वर्ष किया, यानी पूरे बीगल पर उन्होंने जहाँ भी मिले पूरा बना बॉक्स बनाकर वह इंग्लैंड भेजते थे, उनके दोस्त भी देखते थे, और इन्होंने जब वापस आए घूमकर तो इन्होंने भी देखा, और इन्होंने किताब लिखी 1859 में। अब 1859 में किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी हर जीव, हर प्राणी, मानव का शुरुआत कहाँ से हो गई। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई, यह विज्ञान की सोच और ये विज्ञान विचार और ये विज्ञान को समझने की प्रक्रिया डॉक्टर चार्ल्स डार्विन से शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में हर नागरिक, हर विद्यार्थी, हर प्रोफेसर, हर किसी को यह डॉक्टर चार्ल्स डार्विन की किताब को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत समझना चाहिए और इस देश में एक विज्ञान की क्रांति शुरू करना चाहिए। आपने देखा होगा स्कूल में विज्ञान पढ़ाता है, बच्चे लोग को विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे सोनटके साहब ने कार्यकर्ता के लिए विज्ञान प्रयोगशाला बनाई है। और वो प्रयोगशाला, अगर वो प्रयोगशाला में अगर जाएगा आदमी तो उसको इतनी जानकारी मिल सकती है। तो हमारे दर्शकों को आपकी प्रयोगशाला जो विज्ञान की प्रयोगशाला, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? धन्यवाद मस्के सर, आपने यह प्रश्न जो विज्ञान पर द्वितीय प्रश्न हो गया और बड़ा आवश्यक है। हमें बड़ा गर्व और घमंड होता है कि हम तो कुछ तो भी बड़े खास है। तो मनुष्य नाम का जो प्राणी है ना, इसको बन के 2 लाख वर्ष हो गए। इसको अंग्रेजी में होमो सेपियन कहा जाता है और ये होमिनिन में से आया है। और हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रांसेसिस यानी 32 लाख वर्ष पहले का जो एक मानव से संबंधित रिलेटिव, मानव का रिश्तेदार, इसके जो जीवाश्म यानी फॉसिल ढूंढने का काम यह 24 नवंबर 1974 को डोनाल्ड जोहानसन ने किया है। डोनाल्ड जोहानसन ने यह हडर यानी इथोपिया में एक जीवाश्म ढूंढ के निकाला और जीवाश्म को उन्होंने नाम दिया लूसी। अब लूसी एक नाम का जो जीवाश्म मिला उसके 32 लाख वर्ष थे। डॉक्टर डोनाल्ड जोहानसन ने जो 24 नवंबर 1974 को जो फॉसिल हदर और इथोपिया में ढूंढा है, उसका पूरे विज्ञान जगत पर जबरदस्त असर हो गया है। क्या मानव के पूर्वज 32 लाख वर्ष पहले, अरे 32 लाख वर्ष मानव के पूर्वज थे। और पूर्वज उस वक्त बंदर समान थोड़े दिखते थे, लेकिन बंदर नहीं थे, वो के बनमानुष नहीं थे। ये थे क्या? इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रांसेसिस। और वहाँ से हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो है हेडेलबर्ग से लेकर और दूसरे जो हम लोग देखते हैं वह भी आए। और इसमें इस यात्रा में होमो सेपियन जो था वह सर्वाइव हो गया, बाकी खत्म हो गए। लेकिन जो खत्म हो गए उनके भी अवशेष मिलते हैं। अब मेरा कहना है यह है कि भाई विज्ञान को समझना है। भाई आपका जन्म कब हो गया? मैं आनंद मस्के सर को पूछा आपका जन्म कब हो गया? वो जल्दी से बोलेंगे भाई मेरा जन्म तो 50 साल पहले हो गया। फिर मैं बोलूँगा भाई इनका संजय जाधव का जन्म कब हो गया? वो बोलेंगे मेरा जन्म 25 साल पहले हो गया। फिर मैं उनको पूछूंगा भाई पृथ्वी का जन्म कब हो गया? अब पृथ्वी का जन्म हो गया, इसका अर्थ है कि पृथ्वी अगर जन्म हो गया यानी शुरुआत हो गई है, उसके पहले पृथ्वी नहीं थी। उसके पहले क्या था? देखिए सोचो कि भाई पृथ्वी का जन्म हो गया, पृथ्वी की शुरुआत हो गई, लेकिन इसका मतलब पृथ्वी पहले नहीं थी। क्या सूर्यमंडल था? क्या सूर्य था? नहीं था। 450 करोड़ वर्ष पहले सूर्य नहीं था। 450 करोड़ वर्ष पहले सूर्य मालिका नहीं थी। 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी नहीं थी। 450 करोड़ वर्ष पहले ना वेनस था, ना मर्क्यूरी था, ना अर्थ थी, ना मार्स था, ना जुपिटर था, ना सैटर्न था, ना नेपच्यून था, ना यूरेनस था। कोई ग्रह नहीं था। आपको मालूम है हमारे सूर्यमंडल में 215 उपग्रह है। हमारे पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्र है। नाम किसने दिया? अरे यार ये तो बात रही
नाम दिया किसने? तो मैं मस्के सर को कह रहा था कि पृथ्वी का भी जन्म हो गया। अब पृथ्वी का जन्म हो गया, शुरुआत हो गई, तो सूर्यमालिका सौर्यमंडल का भी जन्म हो गया। अब सौर्यमंडल का जन्म हो गया, उसके पहले क्या था? भाई उसके पहले तो सौर्यमंडल नहीं था। अब उसके पहले, इसका मतलब 2 लाख वर्ष पहले मनुष्य होमो सेपियन की शुरुआत हो गई, और 10,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव यानी जो खेती बाड़ी करता है उस मानव की शुरुआत होगी, और 450 करोड़ वर्ष पहले सूर्यमालिका, सूर्य और पृथ्वी की शुरुआत हो गई। और ये 450 करोड़ वर्ष में करीबन 375 मिलियन ईयर्स अगो, 375 यानी 37.5 करोड़ वर्ष पहले, 37.5 करोड़ वर्ष पहले जो मछली थी वो मछली मैदान में आ गई। देखिए समझ लीजिए, जो मछली थी वो मैदान में आ गई, और वो ढूंढने का काम, उसका जो जीवाश्म था, जिसका जो फॉसिल था, वो ढूंढने का काम नील शूबिन ने किया। आप, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, आप गूगल में ढूंढ लेना भाई, मैं जो बोला उसको ढूंढने का। 37.5 करोड़ 375 मिलियन ईयर्स अगो नील शूबिन इस वैज्ञानिक ने एक जीवाश्म ढूंढा। अब वो जीवाश्म ऐसा था कि ना वो मछली थी, यानी फिन्स नहीं थे, फिन्स थे और उसको लिम्ब भी थे, यानी उन्होंने ढूंढा कि एक ऐसी मछली उनको मिली कि जो पानी में भी थी और मैदान में भी आ गई। अब ऐसा ढूंढने के बाद यानी ट्रांजिशन फ्रॉम द सी और द वाटर टू द ग्राउंड, यह ऐसा ढूंढा और उसको नाम दिया उन्होंने टिकटालिक नाम के जो ट्रांजिशन पीरियड का उन्होंने ढूंढ के निकाला। अब इससे अर्थ यह कि हमें हमारा विज्ञान यानी हमारे मूल क्या है ये समझने को मिलेगा। अभी आ जाते हैं हम लोग। अभी जैसे आप पानी पीते हैं, पानी का फॉर्मूला क्या है सबको मालूम है, H2O। भाई H2O अगर है तो H का अर्थ है हाइड्रोजन, O का अर्थ है ऑक्सीजन। अब H2O पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा है हाइड्रोजन का वेट में, एटॉमिक वेट में। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बना कब? देखिए बड़े महत्व का प्रश्न है। ऑक्सीजन बना है 1400 करोड़ वर्ष पहले, यानी जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यानी जब विश्व की जस्ट एक महास्फोट से शुरुआत हो गई, उस वक्त कुछ मिनटों के बाद हाइड्रोजन बना है, और कुछ लाख वर्ष के बाद ऑक्सीजन बना है, और कुछ लाखों करोड़ों वर्ष के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन होकर मॉलिक्यूल बना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने के बाद H2 बना है, और वो ऑक्सीजन वह पानी बना है। अब इसका अर्थ है कि मैं सर को ये कहूँगा कि सर जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। 100 बिलियन यानी 1 बिलियन में 100 करोड़, 1 करोड़ में 100 लाख, यानी 10,000 करोड़ एक ब्रेन को जो काम करते वो न्यूरॉन्स है। पूरे शरीर में जो है ना सेल्स है, सेल्स आप तो बड़ा कठिन शब्द है ये, लेकिन सेल्स जो है कितने 37.5 ट्रिलियंस, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियंस होते हैं। अब इस प्रकार के हम हमारे शरीर का सेल समझे, हमारे ब्रेन का न्यूरॉन समझे, हमारा एटम यानी क्या है यह समझे, हम पीरियोडिक टेबल समझे, जीवन में जो भी आपको आजू बाजू दिख रहा है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, ये मोबाइल भी यूज़ करते हैं, इसके लिए भी हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन को धन्यवाद देना चाहिए। तो आज वक्त आया है कि जाति को अगर ख़त्म करना है और हमारे भी दुख दूर करना है तो विज्ञान को समझना पड़ेगा और विज्ञान को स्वीकारना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा सोनटके साहब की इतनी डीप स्टडी, ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही समझ सकते हैं, लेकिन ये उनकी मक्तेदारी नहीं, हर एक आदमी ने ये सब्जेक्ट को सोचना जरूरी है। इसके लिए साहब ने इसके बहुत से किताब लिखे हैं इसके ऊपर, और वो मराठी में है, हिंदी में है, गुजराती में है और इंग्लिश में भी है। तो थोड़ा सा किताबों के बारे में अगर बताएंगे हमारे दर्शकों को तो वो किताबें पढ़ सकते हैं। मैं आपको किताबों के बारे में बोलूँगा, लेकिन मुझसे मिलने के लिए आप कृपया फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर मुझे ज्वाइन हो सकते हैं। और मैंने जो किताबें लिखी है, जो ये किताब है ये गुजराती में लिखी है, इसका नाम है भाग्यात्मा दहनનો તહેવાર। આ ગુજરાતીમાં છે, તમે વાંચી શકો છો? ગુજરાતીમાં છે, હિન્દીમાં નથી અને મરાઠીમાં નથી, અને આ હિન્દીમાં છે। 22 प्रतिज्ञा અભિયાનની પુસ્તક છે, અને हिंदी मराठी में भी मैंने लिखी किताबें हैं।
यह किताबें आप ले सकते हैं। ये किताब बड़ी आवश्यक है अगर आपको सही में क्रांति करने की। 25 दिसंबर को भाग्य आत्मा दहन का उत्सव करने का, और डेड बॉडी बना, किसकी डेड बॉडी? लाश यात्रा, लाश को जलाने का, अग्नि संस्कार करने का, जलाने का। तो ये किताब अगर लेंगे तो आप जरूर पढ़ें, और इसमें ये पढ़ने के बाद आपको निश्चित ही विज्ञान का भी बोध होगा, और भाग्य आत्मा दहन त्यौहार को मनाने का फ़ायदा जो है वह भी आपको समझेगा। घर घर बुद्ध भगवान बुद्ध यही एक विज्ञान है, और भगवान बुद्ध का प्रचार सही मायने में हमारे सोनटके साहब कर रहे हैं। और सोनटके साहब का ये जो 22 प्रतिज्ञा अभियान, ये तो जोर से चल रहा है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बहुत से उपक्रम चलते। उसमें एक उपक्रम है, ये जितने गाँव है तिथे बुद्ध विहार, और बुद्ध विहार में बुद्ध मूर्ति, ऐसे बहुत से उपक्रम है। लेकिन हमारे सोनटके साहब का यही एक उपक्रम है कि हर घर में भगवान बुद्ध की जयंती मनाना चाहिए, और वो उनका प्रोग्राम जबरदस्ती लोगों को तुम बुद्ध जयंती मनाना ही चाहिए, इसके लिए वो उनका ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो इसके पीछे उनका मकसद क्या है? मस्के सर, आपने ये जो प्रश्न पूछा है, घर घर बुद्ध जयंती का आग्रह क्यों? एक तो है कि इतिहास पर तो लोग प्रवचन भाषण और लिखते भी है कि भारत बौद्ध राष्ट्र था, यहाँ की जनता 98% बुद्धिस्ट थी सम्राट अशोक के काल में। लेकिन एक समय आया है, आज जो भी एक जाति और धर्म का व्यक्ति मिलता है, उसके पूर्वज 2000 वर्ष पहले बुद्ध के विचारों को, क्रांति को, विज्ञान को समझते थे, बोध था उनमें। आज मैं कह रहा हूँ घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति, घर घर बुद्ध संस्कार। और ये मैं जब गुजरात में गया, मैंने गुजरात में कहा कि मैंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और फिर कास्ट इन इंडिया, और फिर बुद्ध धम्म, इस पर मैं लेक्चर दूँ या मैं उनको कोई प्रोग्राम दूँ, क्योंकि उनके घर में से दुख दूर जाना चाहिए, उनके घर में से अज्ञान बाहर निकलना चाहिए, उनके घर में से अंधविश्वास बाहर निकलना चाहिए, उनके घर में से कोई जो व्यसनहीनता है, दारू पीने की आदतें, वो निकलना चाहिए। और वो सबको निकालने के उनके घर में तो अच्छे संस्कार चाहिए। संस्कार कब आएंगे? जब बुद्ध के संस्कार आएंगे। जब बुद्ध के संस्कार का प्रवेश, तो घर के जितने खराब है, जितने जहर वाले हैं, वो संस्कार बाहर जाएंगे। तो घर के जो जहर संस्कार, जहर वाले, उनको पॉइजन संस्कारों को बाहर निकालने के, संस्कृति को बाहर निकालने के, बुद्ध की संस्कृति घर के अंदर आना चाहिए। अब बुद्ध की संस्कृति घर में जाने के लिए चौक में और बुद्ध विहार में ही बुद्ध जयंती मनाकर चलेगा नहीं। और इसके लिए घर घर बुद्ध जयंती, घर घर बुद्ध क्रांति और घर घर बुद्ध संस्कार, ये मुहिम गुजरात में शुरू की, और मैं आपको इसका रिजल्ट आप देख लेना। लेकिन ये जो देखेंगे आप, अब भारत में जितना शेड्यूल कास्ट है, जितना शेड्यूल कास्ट है, जितना शेड्यूल ट्राइब है, जितना ओबीसी है, क्या उसको नहीं लगता कि उसका बेटा, उसकी बेटी पढ़े लिखे, उसका बेटा और बेटी अच्छे संस्कार के हो, उसका बेटा और बेटी कोई अपराध न करे, उसका बेटा और बेटी एक आदर्श नागरिक बने? सबको लगता है। किसी को नहीं लगता कि उसका बेटा और बेटी कहीं गलती से पुलिस स्टेशन चले जाए या कोई जेल में चले जाए, कोई अपराध करे। हर किसी को लगता है कि उसकी बेटी सुरक्षित हो, जब वो घर से कॉलेज जाए या स्कूल जाए, वो सुरक्षित जाए, सुरक्षित आए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि रोज़मर्रा हजारों पुलिस स्टेशन है, लाखों करोड़ों पुलिस भी है, सेना भी है, सब है, लेकिन उसके बावजूद हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। और उसका कारण कई हजार होंगे, लेकिन एक कारण चाहिए, और वह कारण क्या है कि घर के अंदर बुद्ध के संस्कार चाहिए। और घर के अंदर बुद्ध के संस्कार को प्रवेश कैसे दोगे? वो प्रवेश देने के लिए घर के अंदर बुद्ध जयंती होनी चाहिए। इसलिए गुजरात में और महाराष्ट्र में और पूरे भारत में हम लोगों ने घोषणा की है कि जो बुद्ध को मानता है, जो तथागत बुद्ध की क्रांति को समझता है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, वो ओबीसी है, वो अपने घर के अंदर बुद्ध जयंती मनाए, आसपास के लोगों में बुद्ध जयंती की खुशियाँ बांटे, मिठाई बांटे, और वही बुद्ध के विचारों का प्रचार करे, और इस देश को अपराध मुक्त, शोषण मुक्त करने के लिए घर घर बुद्ध जयंती और घर घर बुद्ध संस्कार का प्रचार कर, यही बुद्ध क्रांति है। सोनटके साहब के 22 प्रतिज्ञा अभियान के माध्यम से बहुत से उपक्रम है, उसमें और एक उपक्रम हमारे दर्शकों को मालूम होना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब ने कहा है, एका दरेकाने दुसऱ्या दरेकाला धम्मदीक्षा देण्याचा अधिकार बाबासाहेबांनी दिलेला आहे।
लेकिन सोनटके साहब, हम लोग ने बहुत से धम्म दीक्षा के कार्यक्रम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में बहुत से जगह किए हैं, लेकिन उनका एक आग्रह रहा है कि धम्म दीक्षा अगर देने का है तो महिला लोगों ने, बुद्धिस्ट महिला जो उपासिका है, जो बौद्ध धम्म की आचरण करती है, वही महिला ने देना चाहिए। इसके वो ज़्यादा महिला को आगे लाने के लिए, धम्म दीक्षा का आचरण करने के लिए, वो एक उनका बहुत ही बड़ा उपक्रम है। तो वो हमारे महिला दर्शकों को आप उसके बारे में बता दीजिए। मस्के सर, यह प्रश्न बहुत ही छूने वाला प्रश्न है, क्योंकि बौद्ध महिला दीक्षा देंगी, भारत बौद्ध में करेंगे, ये कोई धार्मिक उन्माद नहीं है। बौद्ध महिला दीक्षा देंगी, बौद्ध महिला दीक्षा देंगे, भारत बौद्ध में करेंगी, यह सोचने वाली बात है। मैंने जब 2008 में औरंगाबाद में मिलिन कॉलेज स्टेडियम में हमने जब कार्यक्रम लिया, बौद्ध महिला दीक्षा देंगी, सारा भारत बौद्ध में करेंगी, तो हर कोई विरोध करने लग गया। लोगों का कहना था नहीं नहीं, बौद्ध का भंतेजी ही दीक्षा दे सकता है। भाई क्यों दे सकता है? बाबा साहब ने कहीं लिखा है कि दीक्षा सिर्फ बौद्ध भंतेजी देगा? अरे नहीं नहीं, दीक्षा देने के लिए तो पुरुष बौद्ध व्यक्ति चाहिए। मतलब क्यों चाहिए भाई? बाबा साहब ने लिखा है कि बौद्ध पुरुष ही दीक्षा दे सकता है। अब बाबा साहब ने जो आदेश दिया है 15 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में सीधा छूने वाला आदेश दिया है, जो धार्मिक क्रांति, धम्म की क्रांति कर सकता है, वो आदेश है कि हर बौद्ध ने दीक्षा देनी चाहिए। हर बौद्ध व्यक्ति ने दूसरे को दीक्षा दे, व्यक्ति ने दीक्षा देनी है जो बौद्ध है। तो क्या स्त्री ने नहीं देनी चाहिए? क्यों भाई? एक धर्म है जिसमें स्त्री को सती कर दिया जाता है, एक धर्म है जिसमें स्त्री को कोई अधिकार नहीं है, एक धर्म है जिसमें स्त्री को गुलाम किया जाता है, एक धर्म है जिसको स्त्री को पीटो करके लिखा जाता है, एक धर्म है कि जिसको स्त्री को कोई महत्व नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई समता नहीं है। हर धर्म में स्त्री को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व मिलता नहीं है, लेकिन तथागत बुद्ध के धम्म में तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व अगर बुद्ध के धम्म में है, तथागत बुद्ध ने अगर बताया है, तो क्या हमारी बहन दीक्षा नहीं दे सकती है? दे सकती है। सोचो, अगर इस देश में मुझे लगता है 200 लाख तो बौद्ध है, 200 लाख में 100 लाख बौद्ध महिलाएं हैं, और बौद्ध महिला ने अगर दीक्षा देने का काम किया, हम पुरुषों से ज़्यादा वह पूरे भारत को बौद्ध में कर सकती है। और ये जब कार्यक्रम लिया, लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन स्वीकार लिया। मैंने बोला अब ये नहीं चलेगा, ये स्त्री है, ये पुरुष है तो बहुत होशियार है, कोई मतलब नहीं है। बौद्ध महिला अगर है, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना बौद्ध भंते को दीक्षा देने का अधिकार है। बौद्ध महिला को उतना ही अधिकार दीक्षा देने का जो बौद्ध व्यक्ति को दीक्षा देने का अधिकार है। इसलिए बौद्ध महिला दीक्षा देंगी और देश में बौद्ध धर्म की क्रांति करेंगी। सोनटके साहब का जो अज्ञान से विज्ञान तक समाज को लाना है, इसमें बहुत से उपक्रम हैं, और पिछले करीबन 25 या 30 साल से उनका ये उपक्रम चालू है। भविष्य में इसके और भी आगे जाके कौन से उपक्रम आप करना चाहते हैं? एक सीधी सी बात है कि एक संविधान बोध हर घर में होना चाहिए, पहला। दूसरा, निरीश्वर जीवन, भारतीय व्यक्ति का निरीश्वर जीवन होना चाहिए। तीसरा, हर घर में और मन में, घर और मन और बुद्धि में विज्ञान बोध होना चाहिए। चौथा, इस देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व की हमें प्रचार करना चाहिए। और पांचवा, हमें इस देश को एक शक्तिशाली और मजबूत बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और छठा, कि हमें इस देश में एक बुद्ध की, बाबा साहब की, महापुरुषों की क्रांति लाने की है। अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आप जैसे बहुत से प्रशासकीय अधिकारी अम्बेडकर मिशन में जुड़े हुए हैं, कुछ काम करते, कोई काम नहीं करते, लेकिन आप एक बहुत ही बड़े एक समाज के लिए मिसाल है। अगर आप जैसे सभी अम्बेडकर मिशन में प्रशासकीय अधिकारी काम करेंगे तो बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनने में टाइम नहीं लग सकता है। तो
जो भी प्रशासकीय अधिकारी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने क्या करना चाहिए? मस्के सर, ये प्रशासकीय अधिकारी हो या कर्मचारी हो, इसने काम करना चाहिए, ये तो आपने दुरुस्त बात की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, क्या स्कॉलरशिप जिसे नौकरी मिली है उसको ही मिली है? नहीं। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, जिसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं, उसको भी स्कॉलरशिप मिली है। वे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इसमें इस देश में हर किसी को स्कॉलरशिप मिली है, यानी शिष्यवृत्ति बोलेंगे। अभी शिष्यवृत्ति ये बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति और कष्ट का परिणाम है। और जब हम किसी से, अगर मस्के सर, अगर मैं किसी से 1000 रुपये लूँगा तो मेरे पर तो कर्जा हो गया ना। अब मैं कर्जा में वापस करना चाहिए कि नहीं? इस देश में जहाँ जहाँ स्कॉलरशिप मिली है, जिस विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिली है, चाहे वो कलेक्टर बने या एक प्यून बने या बेरोजगार रहे या बिजनेस करे, लेकिन स्कॉलरशिप का कर्जा तो है, बनता है भाई। इस देश में स्कॉलरशिप का कर्जा हर किसी पर बनता है, और जिसको आरक्षण के कारण नौकरी मिली उस पर भी बहुत बड़ा कर्जा बनता है। कर्जा तो सब पर है। अब ये कौन कर्जा डुबाता है और कौन कर्जा बाबा साहब का वापस करता है, ये महत्व का है। तो मुझे लगता है कि ये बात हमें समझना चाहिए, और भारत के हर कर्मचारी और हर अधिकारी ने समझना चाहिए कि बाबा साहब की क्रांति और बुद्ध की क्रांति, सामाजिक परिवर्तन की क्रांति में उनका योगदान होना चाहिए, दर्शक और प्रेक्षक बनकर फ़ायदा नहीं। तो मैं अनुरोध करूँगा इस टीवी लॉर्ड बुद्धा टीवी माध्यम से सभी दर्शकों से कि जो जो बाबा साहब के कष्ट, स्कॉलरशिप और आरक्षण के कारण उसको जो भी मिला है, वह बाबा साहब के मूवमेंट मिशन में काम करे। अभी हम लोग को, हमारे दर्शकों को सोनटके साहब ने जो इतने बातें बताई, उसका मैं थोड़ा सार बताना चाहता हूँ। उनका 22 प्रतिज्ञा अभियान का मुख्य ध्येय शुद्ध हुआ, बौद्ध हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये स्लोगन सिर्फ स्लोगन नहीं, ये हर एक आदमी को कृति में लाने के लिए उनका एक लगन है, और वो अपना ध्येय लेके चल रहे हैं। उनके अगर इसमें देखेंगे तो उन्होंने पहले मैंने सवाल किया था, उसमें वो क्या कहते कि चांदी सोना पहनो, नकली दागिना नहीं पहनने का, गंडे दोरे नहीं पहनने का, और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने आत्मा, धन, भाग्य, उसको धन कर दिया। ये अगर प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में हो सकता है तो भारत से जो अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, वो उसके माध्यम से खत्म हो सकती है। ये कितना बड़ा प्रोग्राम उनका है। ये प्रोग्राम में अगर गांव विलेज के लोग, गांव विलेज की महिला उसमें अगर शामिल हो जाते, इस प्रोग्राम से 22 प्रतिज्ञा अभियान से साक्षर बन जाते, तो मुझे लगता है कि उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। इतना बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे। दूसरे उनका, वो बोलते सब जय भीम बोलते, लेकिन जय भीम बोलने का अधिकार किसको है? जो दारू नहीं पिएगा उसने जय भीम बोलना चाहिए, जो झूठ नहीं बोलता उसने जय भीम बोलना चाहिए, जो व्यभिचार नहीं करता उसने जय भीम बोलना चाहिए। वैसे उनके इतने प्रोग्राम, सिर्फ 22 प्रतिज्ञा अभियान में अगर 22 प्रतिज्ञा आप देखेंगे तो 22 प्रतिज्ञा जो समझेगा वो आदमी निरीश्वरवाद बन सकता है, नास्तिक बन सकता है। तो मेरा लास्ट का सवाल है साहब को कि निरीश्वरवाद और नास्तिक बनाने के लिए आपके अभियान से क्या करना चाहते हैं आप? मस्के सर, यह तो सबसे कठिन प्रश्न है। और निरीश्वर जीवन जिसमें, अब जैसे आप देखो ना, कोरोना में मैं लोगों को पूछता हूँ कोरोना में आपका मंदिर, मस्जिद, चर्च शुरू थे या बंद थे? तो लोग बोलते अरे नहीं नहीं, कोरोना में काल में तो मंदिर, मस्जिद, चर्च को तो लॉक लगे थे। तो मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ कोई कोरोना पेशेंट हुआ? बोले हाँ। मतलब कोरोना पेशेंट को आपने मंदिर में क्यों नहीं एडमिट किए? अरे नहीं सर, वहाँ अगर करेंगे तो मर जाएगा। अरे मैंने बोला भाई वहाँ तो तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर बैठा है, तो वहाँ तो आप बंद करो उसको। तो मैंने कहा कि कोरोना काल में आप तो उसको एडमिट करते हो मंदिर, मस्जिद, चर्च में एडमिट करो भाई। वहाँ तो जो रिस्पेक्टिव गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, बड़े मजबूत है। वहाँ तो मेडिकल का बिल भी नहीं आएगा, डॉक्टर का भी खर्चा नहीं आएगा। आप एडमिट क्यों नहीं करते? अरे भाई ईश्वर परमेश्वर ने कोई खोज की है, कोई पेशेंट को दिया है?
किसी के अकाउंट में पैसे डाले? अरे नहीं डाले सर। अरे क्यों नहीं डाले? अब चौक पे खड़े रहो, वो बेचारा भिखारी मिलता है, बोलता है भगवान के नाम पर दे दो। अरे भाई तुम भगवान के नाम पर भिख क्यों मांगते हो यार? तुम डायरेक्ट भगवान को ही मांगो ना। ये जो निरीश्वर जीवन है, सही और सच्चे क्रांतिकारक अगर निरीश्वर जीवन के जो प्रचारक थे वो तथागत बुद्ध थे। मुझे लगता है ये निरीश्वर जीवन की क्रांति इस देश को एक बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। इस देश में अगर आपको क्रांति देने का है, अगर हमारा मनुष्य, हमारा भारतीय व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, चर्च और बुद्ध विहार हर किसी में वो मांगने न जाए, ना पूजा करने जाए, ना प्रार्थना करने जाए, ना याचना करने जाए, ना हाथ जोड़ने जाए, तो निश्चित ही ये भारत के हर शहर में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकता है। इतनी ताकत इस निरीश्वर जीवन की क्रांति में है। ये 22 प्रतिज्ञा अभियान ये बहुत ही बड़ा अम्बेडकरवाद बुद्धिज़्म को सक्सेस करने वाला अभियान है। इस अभियान में और अम्बेडकरी विचार के हमारे युवा है, अगर वो युवा को इसमें शामिल होना है तो बाबा उनके सोनटक्के साहब की और इसकी वेबसाइट है, उनका ईमेल आईडी है, हम फ़ोन नंबर भी देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। और हम सोनटक्के साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें हमारे लॉर्ड बुद्धा चैनल को बहुत ही अच्छा मुलाकात दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय निरीश्वरवाद, जय संविधान, जय 22 प्रतिज्ञा अभियान। आज हमारे साथ सन्याल जी है, यंग है, उनको सोनटक्के साहब का 22 प्रतिज्ञा अभियान ये कैसा लगता है, इसके बारे में हमारे तरुणों को, युवा पीढ़ी को बता दीजिए। सभी को सप्रेम जय भीम। सबके लिए तो वो सोनटक्के साहब है, बट हमारे लिए या फिर मेरे लिए वो मेरे अंकल है। और उन्होंने ये जो 22 प्रतिज्ञा अभियान है, एक्चुअली ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली थी तब इस चीज़ को एक तरीके से लोगों में प्रमोट करने के लिए दिया था। फिर उसका इंटरप्रिटेशन या फिर उसे एक ब्रांड की तरह एक्चुअली मेरे अंकल ने ही प्रमोट किया। एंड उनके कॉलेज डे से एक्चुअली इस मूवमेंट में वो इन्वॉल्व है। लेकिन आई थिंक औरंगाबाद और नांदेड़ में जब वो पोस्टेड थे तो वहाँ से मूवमेंट एक तरीके से चल पड़ा था और ये अब पूरे इंडिया में फैल चुका है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो। एंड जब वो जूनागढ़ में भी पोस्टेड थे तो वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे प्रोग्राम्स करे गए थे। तो जो 22 प्रतिज्ञा है उसके अंदर और भी सब क्लॉजेस है, तो हर एक क्लॉज का कुछ इंटरप्रिटेशन है। और अब आज की तारीख में वो साइंस को जिस तरीके से प्रमोट करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और युवा जो मेरी तरीके से लोग हैं जो सिमिलर सोच रखते हैं, उनके लिए बहुत प्रमोटिंग चीज़ है, अपीलिंग चीज़ है। तो इस मूवमेंट में सारे भारतवर्ष के जो युवा है उनको जुड़ना चाहिए, ताकि जो हम एक समाज बनाना चाहते हो बुद्ध के विचारधारा के ऊपर बने, जिसकी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक साइंटिफिक अप्रोच बने अपने सोच में, विचार में। तो ये सारी चीज़ अंकल हमेशा बोलते हैं और अपने खुद के व्यवहार में भी उसको ढालना चाहते हैं। तो हम बच्चों को तो अपब्रिंगिंग में ही वो चीज़ बताई गई है, किस तरीके से सोचना चाहिए, थॉट ऑफ फ्रीडम चाहिए, बुद्ध के विचार की तरह किस तरीके से मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की तारीख में, आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है वहाँ पे रिलेवेंट है और इसको हर एक युवा को इस मूवमेंट में जुड़ना चाहिए और इसमें अच्छा सहभाग देना चाहिए।